हाँ जी। तो कल वाली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? जलियांवाला हत्याकांड पढ़ रहे थे हम कल वाली। हाँ यार, एक तो बात सुनो। क्लास छोटी कर दी, क्लास बड़ी कर दी, पढ़ लिया करो, पंचायती नहीं करनी ज्यादा। क्लास छोटी बड़ी मन से नहीं की जाती, टॉपिक पे डिपेंड करती है। कल वाली क्लास 40-42 मिनट की थी। यदि मैं उसमें आगे और पढ़ाता, आज वाला टॉपिक और पढ़ा देता, तो उस क्लास का साइज जाता बाद में जाके 1.5 घंटे से बाहर। तो बाद में आप वैसे कहते हैं कि सर क्लास लंबी हो गई। तो इसलिए सोच समझ के उस तरीके से क्लास डाली जाती है। आप पढ़ लिया करें। अपने क्लास में भी तो कई बार होता है कि कई बार 2 पेज लिखवाए जाते हैं, कई बार कोई टॉपिक सिंपल होता है तो अपने 6 पेज लिख लेते हैं, कई बार रिवीजन में ज्यादा टाइम निकल गया तो 1 पेज ही नहीं लिखा गया। तो ध्यान दिया करो पढ़ने पे, जितना पढ़ाया गया उसको पढ़ लिया करो। मेरे वैसे ही तबीयत खराब हो रखी, ऊपर से आप ऐसे ऐसी चीजें और के छोटी क्लास करो, बड़ी क्लास करो। चलो आज एक नया टॉपिक लेते हैं अपने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। चलो पहले मैं कल वाला थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं जल्दी जल्दी से। मैंने बताया था कि 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसका विस्तार करने के लिए 1917 में एक कमेटी बनाई गई थी। रोलेट कमेटी कहा जाता है, सेडिसन कमेटी कहा जाता है। रोलेट उसके अध्यक्ष हुआ करते थे उस कमेटी के। उनके सिफारिश के आधार पर 1919 में अधिनियम पारित हुआ, अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, जिसमें कहा गया कि बिना जांच के शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। हमने कहा कि काला कानून है, इसमें ना अपील का अधिकार है, ना वकील का अधिकार है, ना दलील करने का अधिकार है। गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह चलाया बॉम्बे से। 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में हड़ताल की गई। गांधी जी 9 अप्रैल को दिल्ली जा रहे थे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के बुलाने पर। पलवल रेलवे स्टेशन पर अंग्रेज गिरफ्तार करके वापस बॉम्बे छोड़ गए। अमृतसर में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए गए, धर्मशाला डिपोर्ट कर दिए गए। उनके समर्थक मिल सिरविन, जो कि डिप्टी कमिश्नर थे अमृतसर के, उनसे मिलने के लिए गए, उनकी रिहाई की मांग की, मना कर दिया गया। लौटती हुई भीड़ ने 5 अंग्रेजों को मार दिया था। पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब का शासन ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंप दिया गया। 13 अप्रैल को वैसाखी के मेले की वजह से जलियांवाला कांड में भीड़ थी। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के समर्थकों ने उनके पक्ष में नारे लगा दिए। डायर फायरिंग करवा देता है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 379 लोग मारे गए थे। हम कहते हैं मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक थी। अंग्रेजों ने हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया, जिसमें हंटर के अलावा रैंकिंग, राइस, बेरोर, स्मिथ 4 अंग्रेज सदस्य, स्टॉक्स एक सचिव, चिमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद 3 भारतीय सदस्य थे। हंसराज नाम के भारतीय ने डायर का साथ दिया था। गांधी जी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट देखकर कहा था कि पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती। कांग्रेस ने भी एक समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। इसके अलावा उसमें गांधी जी थे, मोतीलाल नेहरू थे, सी.आर. दास थे, अब्बास तैयब जी थे, M.R. जयकर थे। डायर जब यहाँ से वापस गया तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया, उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उसे सरोपा भेंट किया था, सिंह की उपाधि दी थी। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर ने जनरल डायर का काम को क्लीन चिट दी थी, उसके काम को सही बताया था। कालांतर में 13 मार्च 1940 को शहीद आजम सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर की हत्या कर दी थी। ये हम कल पढ़ रहे थे जलियांवाला हत्याकांड और उससे पहले आए रोलेट एक्ट के बारे में। आज हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। मैंने दिन पहले एक अधिनियम आपको पढ़ाया था, भारत परिषद अधिनियम 1909, और तब मैंने एक बात कही थी बीच में कहीं कि अंग्रेजों ने कहा था कि अब 10 साल बाद हम भारत में नए सुधार करेंगे। भारत में कानून किस प्रकार के होंगे, भारतीयों को कितने अधिकार होंगे, लंदन के अंदर जो काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको किस प्रकार से शासन करने का अधिकार होगा, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है उसको किस प्रकार से शासन करने का अधिकार होगा, कितने भारतीय सदस्य होंगे, उन भारतीय सदस्यों के पास पावर क्या होगी, अलग अलग भारतीय जो प्रतिनिधि समूह है उनको कितनी पावर दी जाएगी। इन सब चीजों को लेकर नया कानून आया था।
मैंने बताया कोई भी कानून आता है सबसे पहले हम उसके कारण पढ़ते हैं। हमने 1909 वाले के भी कारण पढ़े थे, इसके भी कारण पढ़ते हैं कि क्यों आया। हम एक तो वही कर देंगे साहब 1909 में जब आपने खुद नहीं कह दिया था कि सुधार करेंगे तो सुधार करना ही थे आपको। फिर हम कहते हैं कि 1919 से देखो इसे जस्ट पहले हमने कोई आंदोलन वगैरह, तो हमने एक बड़ा आंदोलन किया था होम रूल। तो हमने होम रूल आंदोलन किया था और होम रूल आंदोलन की वजह से मोंटेग्यू घोषणा हुई थी और मोंटेग्यू घोषणा में अंग्रेजों ने कहा था कि हम भारतीयों को धीरे धीरे स्वशासन दे देंगे। तो आपको देना तो पड़ेगा। हम मांग कर रहे थे कि भाई साहब जब आपने कहा है तो दीजिए। तो होम रूल आंदोलन की वजह से वो थोड़ा दबाव भी पड़ा हुआ था, तो वो भी एक चक्कर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से मैंने बताया था महंगाई बढ़ गई थी, बेरोजगारी बढ़ी हुई थी। इन सब चीजों की वजह से टैक्स बढ़े हुए थे, जनता परेशान थी और अंग्रेज कहीं ना कहीं जनता के बीच में सुधारों का लॉलीपॉप फेंक कर उनको शांत करना चाहते थे। तिलक जैसे गर्मपंथी एक बार फिर कांग्रेस में हावी होते जा रहे थे। अंग्रेज चाहते थे कि यदि सुधार कर दिए जाए तो गर्मपंथियों का स्वर थोड़ा मंद पड़ेगा और नरमपंथी वापस हावी होंगे, क्योंकि वो जनता को कह सकने में कामयाब होंगे कि देखो हम सुधारों की बात करते हैं और हमने सुधार करवा ली। इसलिए उन नरमपंथियों को अपने फेवर में लेने के लिए भी सुधार करना चाहते थे। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से 1919 में अंग्रेज अधिनियम लाए। देखते हैं यही है और क्या क्या बात है। इस अधिनियम का एक नाम और है, जैसे 1909 वाले का हमने एक नाम पढ़ा था मार्ले मिंटो सुधार, और मैंने कहा था मार्ले यहाँ पर भारत सचिव है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, जो कि लंदन में बैठता है, जिसके नीचे 15 लोगों की एक काउंसिल होती है जिसे काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं। उसके ऑफिस को इंडिया हाउस कहा जाता है। मैंने ये भी बताया था कि वहां अपने क्रांतिकारियों ने जो श्यामजी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में स्थापित की थी उसे भी इंडिया हाउस कहते थे। पर काउंसिल ऑफ इंडिया या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का जो ऑफिस होता था, इसमें 15 मेंबर बैठा करते थे, उसे भी इंडिया हाउस कहा जाता था। हमने पढ़ा था कि 1909 के अंदर कहा गया था कि उसमें एक भारतीय सदस्य पक्का 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 लिया जाएगा। वो उस टाइम जो वहां पर भारत सचिव था वो था लॉर्ड मार्ले। इस बार जो भारत सचिव है वो है लॉर्ड मोंटेग्यू। पिछली बार अपने यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड मिंटो सेकंड। इस बार जो अपने गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो उसका जब नाम मार्ले मिंटो सुधार है तो इसका हमने नाम दे दिया मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। एक मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड, देख लो ये तो गुंडा आदमी सा और लगता है, आंखें सा और निकाल रहा है, ये थोड़ा जेंटलमैन टाइप का आदमी लगता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। अब पढ़ते हैं आगे अपने क्या कारण थे, कारण लिखे। मैंने बताया वही पहला कारण लिखा हुआ कि 1909 में ये कह दिया गया था कि 10 साल बाद वापस सुधार किए जाएंगे। तो जब अंग्रेज खुद ही कह गए तो उनको सुधार तो करना ही था कि 10 वर्षों के बाद नए सुधार किए जाएंगे। वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से देश की परिस्थितियां असामान्य थी, जनता का असंतोष कम करने के लिए होम रूल मूवमेंट की वजह से भारतीय होम रूल की मांग कर रहे थे, जिससे पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई थी, इसलिए सुधारों की मांग कर रहे थे हम। नरमपंथियों को अपने पक्ष में लाना चाहते थे वो लोग, और मोंटेग्यू घोषणा हो गई थी, इसकी वजह से भारतीयों का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था कि जब तुमने कह दिया तो अब तो करो ही करो। टाबरों वाली सी बात हो रखी थी। तो सीधी सीधी 5 बातें याद रखने वाली सी है कि 1909 के अधिनियम में कह दिया गया था आपके द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से देश की परिस्थितियां सामान्य थी। होम रूल मूवमेंट में जब हम स्वशासन मांग रहे थे और मोंटेग्यू घोषणा में जब आपने कह दिया कि स्वशासन देंगे, तो अब अंग्रेजों को देना ही था और एक नरमपंथियों को अपने पक्ष में लेना चाहते थे। ये नरमपंथियों को अपने पक्ष में लेना चाहते थे, ये बात तो आप बिना सोचे समझे कहीं लिख दिया ग्लोबली, क्योंकि सुधार का सीधा सा लक्ष्य किसी ना किसी समूह को तो राजी करना होता ही है। अपने वो समूह कौन सा था, तो अपने वो समूह मॉडरेट्स थे, नरमपंथी थे। हम आगे पढ़ेंगे कि भी किस प्रकार से क्या बात हुई थी और राजी हुए थे या नहीं हुए थे, वो बात भी हम देखेंगे। तो कारण तो 5 याद हो जाएंगे सीधे सीधे। क्या क्या हो जाएंगे? पहला 10 वर्ष बाद करना ही थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से परिस्थितियां, होम रूल मूवमेंट और आपके नरमपंथियों को राजी करना, और मोंटेग्यू घोषणा का भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। अब अधिनियम के प्रावधान क्या थे, एक्ट के क्या प्रावधान थे? गृह सरकार में परिवर्तन लिखा हुआ है। गृह सरकार मतलब अंग्रेजों के घर की सरकार। अंग्रेजों का घर कहां पे? तो लंदन। लंदन में क्या चेंज किए गए? तो अपने दिमाग में आ गया लंदन में चेंज क्यों, लंदन में ऐसा क्या था? तो वापस वही बात,
कि अंग्रेज भारत का शासन करते कहां से? लंदन से। लंदन में भारत का शासन संभालता कौन है? अंग्रेजों की जो सरकार है उसमें एक मंत्री है जिसे भारत मंत्री कहते हैं या भारत सचिव कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ इंडिया या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कहते हैं। आप यूं समझिए, देखो कि आज अपने भारत की सरकार है, उसमें एक रक्षा मंत्री होता है, एक गृह मंत्री है, सूचना प्रसारण मंत्री है, कपड़ा मंत्री है। मान लो भारत श्रीलंका पर कब्जा कर ले तो भारत को एक श्रीलंका मंत्री बनाना पड़ेगा। कल को बर्मा पर कब्जा कर ले तो बर्मा मंत्री बनाना पड़ेगा। कल को मालदीव पे कब्जा कर ले तो मालदीव मंत्री बनना पड़ेगा। एग्जैक्टली अंग्रेजों का पूरी दुनिया पर कब्जा था, जहां जहां पर कब्जा था उनके मामले संभालने के लिए उनके वहां पर मंत्री हुआ करते थे। तो इसे भारत के मामले संभालने के लिए भारत मंत्री होता था, वैसे युगांडा रवांडा तवांडा मंत्री भी हुआ करते थे उनके। अब उस भारत मंत्री को भारत मंत्री भी कह दिया करते और भारत सचिव भी कह दिया करते, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश था, क्योंकि खुद के देश से कई गुना बड़ा था। इसलिए कहा एक मंत्री से पार पड़ेगी नहीं, इनके लिए पूरा हाउस बनाना पड़ेगा, इंडिया हाउस, और वहां 15 मेंबर बिठाने पड़ेंगे। तो भारत के मामले देखने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करती थी, 15 मेंबर हुआ करते थे काउंसिल ऑफ इंडिया में, और उसका जो मुखिया हुआ करता था वो भारत सचिव होता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में मंत्री हुआ करता था, मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हुआ करता था। वो जो 15 मेंबर हुआ करते थे वो अंग्रेज होते थे, लेकिन 1909 में कहा गया था कि उनमें एक होगा वो भारतीय होगा, ये मैंडेटरी किया गया था। हालांकि इससे पहले भी भारतीय होते थे पर जरूरी नहीं था। 1909 में ऐसा क्या कर दिया गया था? जरूरी कर दिया गया था। तो याद रहेगी बात। अब वहां चेंज कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में रहनी चाहिए चेंज कहां होंगे? लंदन में भारत मंत्री या भारत सचिव में, वहां भारत परिषद जो 15 सदस्यों की। अब और भारत परिषद 15 सदस्यों की लंदन में रहती है, पर लंदन में वो 15 आदमी बैठ के मान लो दिन में 15 बिस्लेरी की पानी की बोतल पीते हैं। एक बोतल के मान लो 15 रुपए लगते हैं, तो 250 रुपए लगे पानी के। ये 250 रुपए पानी के दिल्ली से भेजे जाएंगे। हमने कहा हम किस बात के पैसे दें जब पानी तुम पी रहे हो लंदन में बैठे बैठे? उनका ना ना ना, काम किसके लिए किया जा रहा है? इंडिया के लिए। जब तुम्हारे लिए बैठ के काम करते हैं यहाँ पे तो पैसे तुम दोगे। दिन में बैठ के उन लोगों ने 10 पेन यूज लिए, एक पेन के 20 रुपए हैं तो 200 रुपए यहां से भेजो। मतलब वो जो भारत परिषद हुआ करती थी, काउंसिल ऑफ इंडिया या जिसे हम इंडिया हाउस कहते हैं, वह लंदन में बैठकर जितना भी खर्चा करती थी वो खर्चा दिल्ली से जाता था, भारत से जाता था। दादा भाई नौरोजी ने इसी को धन का निष्कासन कहा था कि धन का निष्कासन हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ है। आपने तिलकन शोर मचा रहे थे कि यार ये क्या तरीका है? मतलब भारत परिषद के खर्चे यहां से वहां भेजना उसी प्रकार है जैसे दूसरों की लुगाई के लिए मेकअप का सामान ला के देना। लुगाई पड़ोसियों की श्रृंगार करते हम घूम रहे हैं, और ये नहीं चलेगा, ये बंद करो। 15 लोग यदि लंदन में बैठे हैं तो खर्चा तुम दो, और हमें जरूरत नहीं। हमने कब कहा कि लंदन से बैठकर हम पर शासन करो? हम तो कब से मांग कर रहे हैं कि हमारा शासन दिल्ली से ही किया जाना चाहिए। ये जो दो तरीके का शासन है कि कुछ रूल यहां लंदन के अंदर बनते हैं फिर वो इंप्लीमेंट दिल्ली के अंदर जाके होते हैं, ये नहीं चलने वाला। हम कई सालों से ये मांग कर ही रहे थे। अंग्रेजों को इस बार लगा कि यार ये वाला इनको राजी कर ही देते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा, 15 सदस्यों का खर्चा अपने दे देंगे तो। और अंग्रेजों ने पहला चेंज यही किया, और अंग्रेजों ने कहा कि भारत परिषद के जो सदस्य हैं उनका जो खर्चा है वो ब्रिटेन देगा इस बार। हमने कहा वेरी गुड, ये वाला काम आपने सही किया। भारत परिषद में सदस्य कितने? तो 15 सदस्य। अब उन 15 सदस्यों का खर्चा कौन देगा? तो ब्रिटेन देगा। पर खुद पर जब 15 सदस्यों का खर्चा पड़ा तो ब्रिटेन की बुद्धि है। ब्रिटेन लोग यार 15 होते तो ज्यादा ही है, ये बेटे चाय पी जाते हैं डेली 15-15। तो ब्रिटेन ने कहा 15 की जरूरत ही क्या है, सदस्यों की संख्या कम करो। इतने साल ध्यान ही नहीं दिया, निकम में बैठे रहते हैं, काम तो करते ही नहीं। लोगों ने मन ही मन कहा साहब काम वाम का तो पता नहीं, पर खुद पे खर्चा पड़ा है ना तब आपको बातें आ रही है। पर कम करके कितने करें? का 8 खूब होंगे, सीधे आधे पे लेके आ गए। तो किसी ने कहा यार सीधे 8 कर दोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तो कहा न्यूनतम 8 होंगे, अधिकतम 12 होंगे। मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12। पर बाद में मिनिमम ही रखते थे, मैक्सिमम कौन रखे? तो भारत परिषद के सदस्यों की संख्या घटा दी गई, न्यूनतम 8 कर दी गई और अधिकतम कितनी कर दी गई? 12 कर दी गई। एक नया अधिकारी लेके इस बार
का भारत का गवर्नर जनरल जो वहां दिल्ली में बैठ के शासन करता है, उसको लंदन से यदि कोई भी सामान चाहिए, कुछ भी मंगवाना हो, तो उसने कहा यार मैं किसको मैसेज करूं या किसको फोन करूं, कोई चैनल ही नहीं है कि मैं किसी को फोन करके कह दूंगा भाई साहब इतना इतना सामान भेज दो। कहा यार, मेरे लिए एक बंदा अपॉइंट करते हैं। एक बंदा अपॉइंट किया गया जो गवर्नर जनरल के और वहां जो लंदन वाली सरकार बैठी है उनके बीच में मीडिएटर का काम कर सके। उस बंदे का नाम दिया गया हाई कमिश्नर। हिंदी में अपने बोलते हैं उसको उच्चायुक्त। एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। क्या काम करेगा हाई कमिश्नर? लंदन से भारत को जितना भी सामान भेजा जाता है उसकी मॉनिटरिंग वही करेगा, उसके मार्फत वो सामान भेजा जाएगा। लंदन में हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई जिसका खर्चा भारत देगा। हाँ, अब ये जो एक मेंबर है हाई कमिश्नर, इसका खर्चा कौन देगा? वो 15 के तो भारत देता था, आपने हटा दिए। क्या यार अभी एक के तो आप दो यार, ऐसे मत करो एकदम। तिलक से ने पूछा कि देख लो साहब एक का दे दोगे, फिर कुछ श्रृंगार विंगार वाली बात तो नहीं आई। तिलक ने कहा यूं चला लेंगे, देखो इतने गए बीते भी नहीं है कोई हम। तो हाई कमिश्नर का खर्चा भारत सरकार द्वारा दे दिया जाएगा, यहाँ से भेज देंगे। हाई कमिश्नर रहेगा कहाँ पे? लंदन। काम क्या करेगा? वहां से जो भी कोई भी सामान भेजा जाएगा उसकी जांच करेगा। देखो मैं अब भी एक चीज बताऊं, वे तमाम देश जो कभी अंग्रेजों के गुलाम थे उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है, राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। इन राष्ट्रमंडल देशों में जितने भी राजदूत होते हैं उनको राजदूत नहीं बोलते, उनको आज भी हाई कमिश्नर कहा जाता है, उनको आज भी उच्चायुक्त कहा जाता है। कभी आप नोटिस करना, आप कभी नहीं पढ़ोगे कि पाकिस्तान में भारत के राजदूत ने कहा कि, आप पढ़ोगे पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त ने कहा कि, भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने कहा कि। ये तब का ही वो रूल सा बना हुआ है कि जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उनमें राजदूत को क्या कहा जाता है? हाई कमिश्नर कहा जाता है। आज भी हाई कमिश्नर क्या काम करता है? दोनों सरकारों के बीच मीडिएटर टाइप का काम करता है। उस समय भी वो दोनों सरकारों के बीच में मीडिएटर का काम कर रहा था। गृह सरकार मतलब लंदन की सरकार, लंदन की सरकार में 3 चेंज है। वहां जो 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बैठी है उसका जो खर्चे होंगे वो सारे के सारे खर्चे कौन देगा? तो सारे के सारे जो खर्चे हैं वो भारत सरकार द्वारा दिए जाएंगे। जो मेंबर्स है उन मेंबर्स की संख्या क्या कर दी जाएगी? तो कम कर दी जाएगी मेंबर्स की संख्या। न्यूनतम मेंबर कितने होंगे? 8 होंगे। अधिकतम मेंबर कितने होंगे? तो 12 होंगे। लंदन में एक नया अधिकारी बना दिया गया और उस नए अधिकारी को क्या बोलते थे? हाई कमिश्नर बोलते थे। इस हाई कमिश्नर का खर्चा कौन देगा? तो हाई कमिश्नर का खर्चा कौन दे देगा? भारत दे देगा। और काम क्या करेगा? तो वहां से जितना भी माल भेजा जाता है उस माल की जांच करने का काम करेगा। तो याद रखना बस 3 चेंज किए गए लंदन में, वहां पर चेंज किए गए। अब अपने भारत सरकार में परिवर्तन, मतलब अपने गवर्नर जनरल जो सेंटर में बैठा है यहां पर क्या चेंज किए जा रहे? पहले केंद्र में चेंज देखेंगे, बाद में हम प्रांतों में चेंज देखेंगे। अपने यहां पे कहा गया कि केंद्र में 2 सदन बनाए जाए। ये जो आज आप देखते हो ना राज्यसभा और लोकसभा, ये पहली बार 1919 के एक्ट में कहा गया था कि 2 सदन होने चाहिए ऐसे। पर तब इनको राज्यसभा और लोकसभा नहीं बोलते थे, तब इनके नाम थोड़े से अलग थे। बाइकैमरल सिस्टम लेके आए थे और इन दोनों के अलग अलग नाम हुआ करते थे। तब अपने राज्यसभा को बोलते थे राज्य परिषद और लोकसभा को बोलते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर तो देख लो वही कम ज्यादा वैसे के वैसे हैं। राज्य परिषद में मेंबर 60 है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो उसमें मेंबर 145 है। तो केंद्र में 2 सदन बना दिए। याद रखना ये क्वेश्चन पूछ ले कोई, पॉलिटी में भी काम आएगा। और वैसे भी हम ये जो पढ़ रहे हैं ये पॉलिटी का पार्ट होता है, पर चूंकि हिस्ट्री के माध्यम से सरलता से पढ़ा जा सकता है इसलिए अपने इनको इधर पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो केंद्र में 2 सदन, सदन समझ गए? घर, 2 घर होंगे सदन केंद्र के अंदर। एक होगा राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट, एक होगा केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। एक में 60 मेंबर होंगे, एक में 145 मेंबर होंगे। पिछली बार क्या कहा था? मैंने बताया था कि देखो 69 मेंबर हुआ करते थे टोटल। जब 69 मेंबर मैंने कहा था 9 तो होते थे मंत्री और 60 हुआ करते थे दूसरे। 9 में भी हमने कहा कि एक तो गवर्नर जनरल होता था, 8 मंत्री होते थे। और 8 में हमने कहा था कि एक हमेशा इंडियन मंत्री होगा। अब हमने शोर मचाया कि बस एक, तो अंग्रेजों ने कहा नहीं 8 में से 3, और 8 में से 3 नहीं 3/8 कि मतलब यदि इस अनुपात में बढ़े कि कल को यदि ये मेंबर 16 कर दिए तो तुम्हारे 6, ये मेंबर 24 कर दिए तो तुम्हारी 9, तो 3/8 सदस्य जो होंगे वो भारतीय मंत्री होंगे। मतलब आपने भारतीय मंत्रियों की संख्या भी बढ़ा दी गई। हम यही तो कह रहे थे
हमें स्वशासन के अधिकार दो। अंग्रेजों ने क्या कहा था, हम धीरे धीरे दे देंगे। अंग्रेजों का देख लो साहब, पहले एक आदमी को इनका मंत्री बनाते थे तो एक आदमी इनका मंत्रालय खुद ही देखता था, अब इनके 3 आदमी होंगे, वो मंत्रालय देखेंगे, शासन तो दे ही रहे हैं हम, देख लो। और जैसे ये सुनते हो आप, दिलीप सर पॉलिटी में अपने पढ़ाते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये भी इसी एक्ट के अंदर ही लेके आए थे। लेकिन तब 3 सूचियां नहीं थी, तब 2 ही सूची लेके आए थे, एक केंद्र की, एक प्रांतों की, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। तो शक्तियों का विभाजन किया गया, 2 लिस्टें बनाई गई, एक केंद्रीय सूची बनाई और एक प्रांतीय सूची बना दी गई। कुछ सब्जेक्ट केंद्र को दे दिए गए, कुछ सब्जेक्ट प्रांतों को दे दिए गए। उधर कहा था 1909 में कहा था कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल, तो अब सिखों और एंग्लो इंडियन ने कहा भाई हमने कौन से मोरने के बाटे मारे, हमें भी ये दिया जाए। तो अंग्रेजों ने कहा तुम भी, तो सिखों को भी दे दिया और एंग्लो इंडियन। अंग्रेज जो यही शादियां वगैरह कर लिया करते थे, जो हाइब्रिड हो जाया करते थे, थोड़े बहुत माइनॉरिटी ग्रुप हुआ करता था, तो कहा इनको भी दो यार, तो इनको भी सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया कि जहां पर इनके चुनाव होंगे वहां पर ये ही तो चुनाव लड़ेंगे और यही वोट देंगे। तो का वोट सारे डाल सकते हैं क्या? ना 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 ना। प्रत्यक्ष मताधिकार नाम का ये तो कहा तो गया, डायरेक्ट वोटिंग राइट, कि प्रत्यक्ष मताधिकार है, लेकिन सबको नहीं। पहले तो बहुत ही बुरा सा सिस्टम हुआ करता था कि पहले पंचायती राज वाले राज्य वालों को चुनेंगे, राज्य वाले केंद्र वालों को चुनेंगे, वैसा हुआ करता था। अब वो वाला तो हटाया, सीधा सीधा कहा कि तुम सीधा राज्य वालों को चुन लो, तुम सीधा केंद्र वालों को चुन लो। पर सारे लोगों को ये अधिकार नहीं थे, संपत्ति के आधार पर। इसका मतलब पैसे वाले लोग जो इनकम टैक्स पेयर वगैरह हुआ करते थे, उनको कहा गया कि तुम लोग वोट दे सकते हो। उसमें भी महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया गया। राज्य परिषद में तो उनके पास फिर भी कई जगह जो समूह बनाए गए थे उसमें महिलाएं शामिल हो गई थी, लेकिन महिलाओं को बड़े तौर पर वोटिंग राइट जो था वो नहीं दिया गया था। पुरुषों को भी जो दिया गया था किस आधार पर दे दिया गया था, संपत्ति के आधार पर दे दिया गया था। कुल मिला के यूनिवर्सल वोटिंग राइट नहीं था। आएगी, महिलाओं को नहीं दिया गया। अब प्रांतों में क्या क्या चेंज किया गया, प्रांतों में भी चेंज किया। प्रांतों में अभी मैंने वापस पहले क्या पढ़ा है कि 2 प्रकार की सूचियां बनाई गई थी, एक तो केंद्रीय सूची बनाई गई थी और एक प्रांतीय। भाई 2 लिस्टें बनाई गई थी, एक केंद्रीय और एक प्रांतीय। कुछ सब्जेक्ट केंद्र को दे दिए कि मान लो केंद्र को क्या सब्जेक्ट दे दिए, केंद्र को मान लो दे दिया रक्षा, बैंकिंग, विदेश। कुछ मान लो इसे प्रांतों को दे दिए, मान लो क्या दिए कि एग्रीकल्चर, हेल्थ, इंडस्ट्री, ऐसे कुछ सब्जेक्ट इनको दे दिए। अब ये जो प्रांतों वाले सब्जेक्ट थे ना, इनको वापस 2 भागों में बांटा गया। एक को तो बोलते थे आरक्षित, ये समझने वाली चीज है, थोड़ा समझना। एक को बोलते थे हस्तांतरित, एक को तो रिजर्व्ड, एक को बोलते थे ट्रांसफरेबल। इनमें से कुछ को कह दिया गया कि आरक्षित और कुछ को कह दिया गया हस्तांतरित। जैसे सिंचाई को कह दिया आरक्षित, तो व्यापार वाणिज्य को कह दिया आरक्षित। इधर मान लो कह दिया एग्रीकल्चर को कह दिया, उद्योग को कह दिया। क्या चेंज है? प्रांतों का सिस्टम क्या है पहले तो ये समझिए। पिछला जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था भाई प्रांतों में एक गवर्नर हुआ करता था और उसके नीचे कुछ मेंबर हुआ करते थे। हमने सदस्य संख्या भी पढ़ी थी कि जो बड़े बड़े प्रांत थे, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, इनमें 50-50 मेंबर हुआ करते थे। पंजाब, बर्मा, असम, इनमें 30-30 मेंबर हुआ करते थे। ऊपर इनके गवर्नर हुआ करता था। अब जैसे सेंटर में गवर्नर जनरल होता है, उसके नीचे मंत्री होते हैं, वैसे ही प्रांतों में गवर्नर होता था, गवर्नर के नीचे मंत्री हुआ करते थे। मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक वे जिन्हें गवर्नर अपनी तरफ से नॉमिनेट करता, एक वे जिनको जनता चुनाव में चुन के भेजती थी और बाद में गवर्नर उनको मंत्री बनाया करता था। मतलब एक तो जनप्रतिनिधि हो गए जो इलेक्टेड है, एक नॉमिनेटेड है
जो डायरेक्टली गवर्नर द्वारा नॉमिनेट कर दिए गए। 2 प्रकार के मंत्री बनेंगे। कहा गया वे सब्जेक्ट जो इसमें आ गए, आरक्षित में, रिजर्व्ड में आ गए, इन पे कानून बनाने का काम तो करेंगे गवर्नर वाले मंत्री। गवर्नर वाले जो मंत्री है, जो नॉमिनेट मंत्री है, जो जनता द्वारा चुनकर नहीं भेजे गए हैं, वो तो बनेंगे ये वाले मंत्री, कि उनको सिंचाई मंत्री बनाया जाएगा, उनको कोई व्यापार मंत्री बनाया जाएगा। जो जनता वाले मंत्री हैं वो इधर वाले सब्जेक्ट पे आएंगे, वो ट्रांसफरेबल पर आएंगे। उनको कोई आपके एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी जाएगी, उनको इंडस्ट्री मंत्रालय दिया जाएगा। मतलब प्रांत के जो सब्जेक्ट थे उनको 2 भागों में तोड़ा गया, एक आरक्षित विषय ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स, सॉरी रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, और एक हस्तांतरित विषय ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स। आरक्षित पर कानून वे बनाएंगे जिन्हें गवर्नर मनोनीत करेगा, जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसफरेबल पर कानून वे बनाएंगे जो जनता द्वारा चुनकर आएंगे। प्रांतों में विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, इसलिए इस सिस्टम को हम बोलते हैं द्वैध शासन। याद रखना, सिंपल कभी क्वेश्चन आएगा, प्रांतों में द्वैध शासन कौन से अधिनियम द्वारा लगा दिया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ऐसा किया गया था। क्या किया गया उसके तहत? तो प्रांत के विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय पर कानून वे बनाते थे जिन्हें गवर्नर द्वारा मंत्री के रूप में मनोनीत किया जाता था। हस्तांतरित विषय पर कानून वे बनाते थे जिन्हें जनता द्वारा चुनकर भेजा जाता था। समझ में आ गई बात? ये थोड़ा समझने वाली बात है कि प्रांतों में द्वैध शासन क्या था। बाकी तो सब्जेक्ट वगैरह इसमें लिखे हुए होंगे तो आपके पल्ले पड़ जाएगा, इतना थोड़ा सा दिमाग में रखना। आप लिखा हुआ है आरक्षित विषय कौन से, हस्तांतरित कौन से, सब्जेक्ट भी थोड़े थोड़े लिखे हुए इसके बताया हुआ है। गवर्नर द्वारा नामित मंत्री आरक्षित विषयों पर कानून बना सकते हैं, जनता द्वारा चुने गए मंत्री हस्तांतरित विषयों पर कानून बना सकते हैं। ये प्रांत में कमी है। मैं अब सारे प्रावधान एक साथ बताता हूं। देखो, आपको लंदन में 3 चेंज है। भारत परिषद का जो 15 मेंबर है उनका खर्चा आज के बाद भारत नहीं देगा, ब्रिटेन देगा। भारत परिषद में जो 15 सदस्य हैं वो 15 नहीं रहेंगे, सदस्यों की संख्या कम कर दी गई, न्यूनतम 8 होंगे, अधिकतम 12 होंगे। वहां एक नया अधिकारी बनाया गया जिसे हाई कमिश्नर कहा जाता था। उस एक व्यक्ति का खर्चा भारत देगा। उसका कार्य लंदन से भारत सरकार को भेजे जाने वाले माल की जांच करना है। अब केंद्र में क्या चेंज किए गए? अपने केंद्र में 2 सदन होंगे, राज्य परिषद में 60 सदस्य, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 सदस्य। फिर शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, 2 सूचियां होगी, केंद्रीय सूची अलग होगी, प्रांतीय सूची अलग होगी। सिखों को और एंग्लो इंडियन को सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया। पहले मुस्लिमों को दिया हुआ था, अब सिखों और एंग्लो इंडियन को भी दे दिया गया। वोटिंग राइट्स का डायरेक्ट वोटिंग राइट दिए जाएंगे, लेकिन क्या सबको दिए जाएंगे? का नहीं, यूनिवर्सल तो नहीं होगा। तो किसके आधार पर होगा? तो संपत्ति के आधार पर होगा। महिलाओं को तो कहा महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, 1909 में कहा था तुम्हारा 1 मंत्री बनाएंगे, अब कहा तुम्हारे 3/8 मंत्री बना देंगे, 8 में से 3 मंत्री तुम्हारे होंगे। ये केंद्र के चेंज। प्रांत में गवर्नर है, गवर्नर के नीचे मंत्री है, मंत्री 2 प्रकार के होंगे। कुछ विषय ऐसे होंगे जिन पे वे कानून बनाएंगे जो गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, कुछ विषय ऐसे होंगे जिन पर वे कानून बनाएंगे जो जनता द्वारा चुनकर आएंगे। पहले वाले विषयों को हम रिजर्व्ड सब्जेक्ट या आरक्षित विषय कहेंगे, दूसरे वालों को हम हस्तांतरित विषय कहेंगे या ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स कहेंगे। सीधी सीधी 9 बात है। 3 चेंज लंदन में, 5 चेंज सेंटर में, 1 चेंज आपके प्रांतों के अंदर करना है। अब इसमें क्या कमियां थी, अपने कमियां पढ़ते हैं। देखो, इसकी अपने अंग्रेजों की धज्जियां उड़ानी, हमेशा कमियां बतानी है इनकी। हम वही कहेंगे कि साहब हम सेपरेट इलेक्टोरल को 1909 में गलत बता रहे थे। हम तो तभी कह रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरल गलत है आप, और आपने उस सेपरेट इलेक्टोरल को 1919 में 10 साल बाद भी बंद करना तो दूर की बात है, बढ़ा और दिया। मुसलमानों वाला भी खराब था, आपने तो सिखों को और एंग्लो इंडियन को भी दे दिया है। तो हम कहते हैं ये अंग्रेजों की कौन सी नीति है? तो ये हमेशा याद ही रखना। जब भी कोई ऐसी चीज हो हमेशा लिख देना है कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति। बंगाल का विभाजन कर दिया कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति।
सिखों एंग्लो इंडियन को ये दे दिया, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति। देश का विभाजन कर दिया, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। हमेशा याद ही रखनी है बात। तो फिर हम कहेंगे साहब वोटिंग राइट सबको मिलने चाहिए थे। अब तक तो लोग जागरूक हो गए थे, होम रूल आंदोलन के बाद हमें पता भी चला था वोटिंग राइट्स नाम की क्या चीज होती है। देश की जनता धीरे धीरे पढ़ लिख रही थी समझ रही थी वो इन चीजों को, तो उनको वोटिंग राइट दिए जाने चाहिए थे। और आपने वो तो छोड़ो, आपने तो हमारे गांव वाले सोचते हैं वैसे और करना शुरू कर दिया कि लुगाइयों में दिमाग नहीं होता है, इसलिए महिलाओं को मतदान नहीं दिया जाए। गांव में डोकरे कर देते हैं, लुगाया में दिमाग होता तो बारात में ले जाता। तो यहाँ वोटिंग राइट तो देते, बारात में तो हम ले जाने लग गए, तुमने वोटिंग राइट ही नहीं दी इनको। तो ये भी एक अपने आप में कमी है, खामी है। हमने कहा केवल 3 मंत्री, इतनी गई बीती परफॉर्मेंस हमारी, मतलब 8 में से 3, आधे तो करते हैं, आधे से कम आ रहे हैं भाई साहब। तो हम कहते हैं साहब गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। फिर तुम कितने ये दे दो प्रतिनिधित्व वगैरह दे दो, जो वो गवर्नर जनरल हुआ करता था या जो प्रांतों में गवर्नर हुआ करते थे उनके पास में विटो होता था और उनके पास में अध्यादेश हुआ करता था। आप पॉलिटी पढ़ते हो तो आप देखते हो कि विटो का तो मतलब ही है कि भले ही सारे जो 50 मेंबर है मान लो संसद में या राज्य परिषद में, केंद्रीय विधानसभा में, वो सब मिलके भी एक तरफ हो जाए तो भी जो सुप्रीम पावर है वो उन सबको विटो कर सकता है, अध्यादेश जारी करके नया कानून बना सकता है। तो जब गवर्नर जनरल के पास में विटो और अध्यादेश की शक्तियां है तो फिर ये संसद, राज्य परिषद, केंद्रीय विधानसभा मेंबर बढ़ाने, इनका क्या मतलब है? वो अपनी मनमर्जी किया करते थे। फिर हमने कहा कि प्रांतों में आपने द्वैध शासन लगा दिया, ये और बुरा है द्वैध शासन का। द्वैध शासन कैसे बुरा है? तो आज हम द्वैध शासन की कमियां अलग से पढ़ेंगे। तो क्या क्या कमी है? सेपरेट इलेक्टोरल अपने आप में इसकी कमी है, सबको वोटिंग राइट नहीं दिए गए, ये कमी है। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में हमको अभी तक ज्यादा मंत्री नहीं बनाए गए, हमारे गवर्नर जनरल के पास में विटो और अध्यादेश होते हैं, और प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया है। अब उसकी स्पेशली डायर की रूल की कमियां देखते हैं। हम कहते हैं, मैं देखो एक साथ लिख लेता हूं ताकि समझाने में मेरे थोड़ी आसानी रहेगी। हम कहते हैं एक तो साहब जो आपने बंटवारा किया था ना सब्जेक्ट का, द्वैध शासन क्या था कि प्रांत के जो विषय हैं उनको 2 भागों में, अलग अलग 2 भागों में बांट दिया गया था। वो जो बंटवारा था ना, वो बंटवारा बहुत ही अनसाइंटिफिक था, सही तरीके से नहीं किया गया था बंटवारा। कैसे सही तरीके से कैसे नहीं किया गया? एग्रीकल्चर और इरिगेशन, कृषि और सिंचाई दोनों एक साथ रहने चाहिए। आपने एग्रीकल्चर तो दे दिया हस्तांतरित वालों को, ट्रांसफरेबल वालों को, और सिंचाई आपने दे दिया आरक्षित वालों को। होता क्या था, हस्तांतरित वाले कौन है? मंत्री जो है जनता द्वारा चुने गए, जनता ने एक बंदे को मंत्री चुन के भेजा, वो पहुंचा, राजधानी पहुंचा, शपथ समारोह करके वापस गांव गया। गांव वालों को उसने कहा कोई दिक्कत हो तो बताओ, मंत्री इस बार भाई आपका कृषि मंत्री बन के आया। किसानों ने कहा धन्यवाद, अपने तो गांव में सर किसान ही है। कहा तभी तो ये मंत्रालय लिया मैंने। साहब अपने थोड़ा सा ये देख लो कि फसलों की बुआई का जब टाइम होता है ना, तो पानी कम आता है नहर में, उस समय यदि पानी प्रॉपर आ जाए फसलें अच्छी हो जाएगी। अब आप मंत्री जी हो तो ये काम तो करवा दो। उसने कहा यार छोटी सी काम है यार, ढंग का काम तो बताते थोड़ा। वो वापस राजधानी आया, सिंचाई मंत्री के पास गया। सिंचाई मंत्री वो है जिसे गवर्नर ने मनोनीत किया, जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं। वो जाएगा मंत्री जी, वो पानी की बुआई के टाइम थोड़ा पानी छोड़ देना। उसने पानी नहीं छोड़ा। लोग कपड़े किसके फाड़ेंगे? कृषि मंत्री के, सिंचाई मंत्री के? कृषि मंत्री के, क्योंकि सिंचाई मंत्री का जनता से लेना देना नहीं है, कृषि मंत्री का जनता से लेना देना है, क्योंकि वह जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। सिंचाई मंत्री जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और आप उदाहरण ले लो, उद्योग मंत्री ट्रांसफरेबल वाला है। उद्योग मंत्री गया उद्योगपतियों की मीटिंग में, उनको कहा कोई दिक्कत हो तो बताओ,
उनका सर दिक्कत एक है, माल तैयार तो कर लेते हैं, बिकता नहीं। थोड़ा माल को बिकने में सुगमता आ जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए, थोड़ा ठीक रहे सर, कुछ ना सिंपल सा काम करवा देंगे। वो व्यापार मंत्री के पास गया, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री वाले के पास गया, जो कि गवर्नर का बंदा है, उसको जाग का कि सर वो सामान जब तैयार है तो ना बिकवा दो सर जल्दी। उसने कहा ठीक है देख लेंगे, पर उसने नहीं देखा। जनता किसके जूते मारेगी? उद्योग मंत्री। ये दिक्कत थी। फिर सबसे बड़ी दिक्कत वित्त आरक्षित वालों के पास में था, और जिसके पास वित्त है उसकी चवन्नी चलनी है, जिसे शिक्षा और स्वास्थ्य हस्तांतरित वालों को दे दिए गए थे। अब मान लो एक कोई शिक्षा मंत्री बना है, वो जनता वाले में से बना है, गांव गया और उसने गांव वालों को पूछा समस्या, गांव वालों ने कहा 5वीं की स्कूल 8वीं तक करवा दो। क्या करवाना पड़ेगा इसके लिए? 3 कमरे और 3 मास्टर। कितना खर्चा है? 3 कमरों में 1.5 लाख रुपए दिलवा दो, 3 मास्टर भेज दो। पैसे कौन देगा? वित्त मंत्री। वो वित्त मंत्री के पास गया, वित्त मंत्री को उसने जाके कहा कि साहब पैसे। वित्त मंत्री ने पैसे देने से मना कर दिया। उस आदमी की तो जबान खराब हुई, उस आदमी की तो वैल्यू खराब हुई। ये डायरकी रूल है। जब आप किसी भी राज्य के शासन को 2 भागों में बांट कर खड़ा कर देते हैं तो शासन कभी भी सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। फिर अशोक गहलोत सचिन पायलट वाली स्थिति होती है। अपने जब गवर्नमेंट आई थी और जब सीटें आई, सबने कहा सचिन पायलट बनेंगे, सचिन पायलट बनेंगे। अशोक जी ने जादू दिखाया, अशोक जी बन गए। तो लोगों ने कहा तो सेंटर वालों ने, सोनिया राहुल प्रियंका ने मिलके अशोक जी उनके पुराने वफादार इसलिए बना दिया। बाकी मंत्री देख लेना, मंत्री सचिन के ज्यादा बनेंगे। मंत्री बनाए तो वो भी बराबर थे। क्या संख्या से क्या होता है? पोर्टफोलियो देखना इन मंत्रियों का, इन मंत्रियों के विभाग देखना। आप तो अच्छे अच्छे सारे विभाग सचिन पायलट के पास जाएंगे, और जिस दिन विभागों का बंटवारा किया उस दिन पता चला कि अशोक जी कितने बड़े जादूगर हैं। वित्त और गृह दोनों खुद के पास रखे। वित्त तो होता है ले दे के, वो आपके पास है। गृह मंत्रालय पुलिस पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखता है, वो खुद ने रखा। क्योंकि अशोक जी के दिमाग में पहले से कहीं था कि फोन टैप करवाने, बिना पुलिस के फोन टैप कैसे करवाएंगे? तो शासन एक जगह से चलना चाहिए। इस प्रकार से 2 जगह से शासन नहीं चलाया जाना चाहिए। जहां पर भी ऐसे 2 जगह से शासन चलेगा, दिक्कतें कठिनाइयां आएगी। वो भले अपने तो अशोक गहलोत सचिन पायलट वाला था, वो भले सोनिया गांधी मनमोहन सिंह वाला था। जो भी ऐसे शासन होंगे उनमें दिक्कतें आनी स्वाभाविक रहेगी, उनके अंदर दिक्कतें आएगी। ऐसा ही उस समय द्वैत शासन के अंदर देखने को मिल रहा था। और देखते हैं और क्या है। एक तो ये लिखा हुआ है विषयों का विभाजन अवैज्ञानिक था, मैंने बता दिया कैसे अवैज्ञानिक था। फिर दूसरा, हस्तांतरित विषयों के मंत्री जो थे वो आरक्षित विषय के मंत्रियों पर निर्भर थे, बता ही दिया मैंने। कृषि वाला सिंचाई पर डिपेंड करता है, व्यापार वाला उद्योग वालों पे, उद्योग वाला व्यापार वालों पे डिपेंड करता है, शिक्षा स्वास्थ्य वाले वित्त वालों पे डिपेंड करते हैं, और सबसे बड़ी बात सारे वित्त वालों पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वित्त एक आरक्षित विषय था। फिर वही बात, आरक्षित वाले जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वे केवल और केवल गवर्नर के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि उन्हें गवर्नर द्वारा बनाया गया है। जबकि हस्तांतरित विषयों के जो मंत्री है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। फिर जनता ने चुन के एक सामान्य सदस्य भेज दिया। 10 सदस्य मान लो जनता के हैं, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब उन 10 में से 3 मंत्री बनने हैं, इंडियंस है, 10 भेजे हुए, 3 इंडियन को मंत्री बनाना है। मंत्री बनाता कौन है? गवर्नर। तो 10 में से 3 कौन से मंत्री बनेंगे? जो गवर्नर के खास होंगे। गवर्नर के खास कौन होंगे? तो जो गवर्नर के आगे पीछे ज्यादा घूमेंगे। तो भारतीय खुद मंत्री बनने के लिए लड़ने लग गए। मंत्री बनने के लिए भारतीयों में एक कंपटीशन उत्पन्न हो गया था कि 10 में से 3 कौन से बनेंगे। अब ये 3 बनेंगे तो गवर्नर साफ साफ उनको कहता
देख लो भाई साहब, इस बार यदि वो गांधी जी वाले आंदोलन में भाग नहीं लोगे तब तो मंत्री तुम्हें बना दूंगा, वरना नहीं बना। उस आदमी ने कहा गांधी जी की लप लगो, हमें गांधी जी से क्या लेना देना है साहब, आप तो मंत्री बनाओ। तो वो आदमी मंत्री बन रहा था। अगला देखो, ये बड़ी जोरदार चीज, आपके काम की चीज आपके आगे काम आएगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने हस्तांतरित विषय के मंत्रियों के साथ सहयोग नहीं किया। एक होता है मंत्री, मंत्री के नीचे होता है आईएएस या आरएस, आप सचिव। प्रत्येक विभाग देख लो, एक विभाग में कि कोई विभाग है, पंचायती राज विभाग है, तो उसमें एक मंत्री, उसके नीचे उसका सचिव। सचिव जो होता है, आईएएस होता है, जो आरएस होता है, उसको ये पता चल जाए ना कि मंत्री जी में तंत्र नहीं है, वो मरे नहीं सुनता आप। और यहां तो सुनना छोड़िए, यहां तो साफ साफ पता चल रहा था कि आरक्षित विषय वाले मंत्रियों की तो चलती है और हस्तांतरित वालों के पास में कोई भी पावर नहीं है, बनाने के लिए मंत्री बनाए गए। इसलिए वो जो अधिकारी थे, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, वो इन मंत्रियों की सुनते ही नहीं थे। हस्तांतरित वाला मंत्री बेचारा कहता कि यार ये वाला काम कर दो, वो नहीं कर रहा, जो तेरे मर्जी हो ना वो कर लेना। ये भी एक बड़ी जोरदार चीज है। मैं फिर उस पे जाऊं आपके, अशोक जी ने जब मंत्रालयों का बंटवारा किया था, उस दिन मैंने फिर एक नोटिस किया। एक मंत्रालय होता है कार्मिक, जो ये तय करता है कि कौन से अधिकारी की नियुक्ति कहां की जाएगी। अशोक जी ने वो भी अपने पास रखा, ताकि सचिन पायलट वाले मंत्रियों के नीचे जितने भी आईएएस या आरएस लगाए जाएं, वो भी मैं मेरे आदमी लगाऊं। ताकि पहली बात तो वित्त मेरे पास है, तो मैं इनको पैसे नहीं दूंगा, काम करेंगे कैसे। और फिर यदि थोड़े बहुत पैसे देने पड़ गए, काम करेंगे, तो नीचे आईएएस हमारा बैठा रहेगा, वो भी ढंग से काम ही नहीं करेगा। और ऐसा सब जगह है। मुझे याद है पिछली वसुंधरा गवर्नमेंट में राजेंद्र राठौड़ के और वसुंधरा के बीच में टसल होनी शुरू हो गई थी, आपस में बनती नहीं थी। इसलिए राजेंद्र राठौड़ को जो पंचायती राज मंत्री बनाया हुआ था, तो उनके नीचे जो उनके सचिव थे, वो बात ही नहीं मानते थे। अखबारों में डेली हम पढ़ लिया करते थे कि बीडीओ, सरपंच, प्रधान, सबकी मीटिंग है, सब बैठे हुए हैं, सब मंत्री जी को शिकायत कर रहे हैं कि मंत्री जी काम ही नहीं होते हैं डिपार्टमेंट में हमारे। मंत्री जी ने तेज में आगे सचिव को कहा कि अधिकारी महोदय, काम होने चाहिए जनता के टाइम टू टाइम, ये क्या तरीका है। और यदि आपसे काम नहीं हो रहे हो तो मेरे डिपार्टमेंट से खुद का ट्रांसफर करवा लो, मेरे डिपार्टमेंट में रहोगे तो काम करने पड़ेंगे। अधिकारी महोदय जानते थे कि जब तक मैडम का हाथ है ना, अपना ट्रांसफर कोई नहीं करेगा। और अपने को तो भेजा इसलिए गया कि काम नहीं करना है। अधिकारी महोदय ने टांग पर टांग चढ़ाते हुए उत्तर दिया कि सर ट्रांसफर वाला काम आप करवा दो। इस बात को मंत्री जी भी समझते थे कि बोल तो सही रहा है, ट्रांसफर तो अपन नहीं करवा सकते, इस बार मैडम के साथ अपनी नहीं बन रही है। ये फर्क पड़ता है। तो यहां पर यह भी एक टसल थी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी, कि प्रशासनिक अधिकारी आरक्षित विषय के मंत्रियों को तो कोऑपरेट कर दिया करते थे, और हस्तांतरित विषय के जो मंत्री होते उनके साथ में कोऑपरेट नहीं किया करते थे। तो ये वाले अलग से याद रखना, 5 बातें जो अलग से याद रखना कि एक तो जो विषयों का विभाजन था वो अवैज्ञानिक तरीके से किया गया था। एक जैसी प्रकृति के 2 विषय अलग अलग भागों के अंदर बांट दिए गए थे। फिर हस्तांतरित विषय वाले जो मंत्री थे उनको बेचारों को आरक्षित वालों पर डिपेंड कर दिया गया था। सबसे बड़ी बात तो वित्त जो था वो आरक्षित वालों को दे दिया गया था। फिर आरक्षित वाले जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, जबकि हस्तांतरित विषय वाले मंत्री जनता के प्रति उत्तरदायी बना दिए गए थे। भारतीय आपस में खुद मंत्री बनने के लिए लड़ने लग गए थे, इसलिए उनमें कंपटीशन उत्पन्न हो गया था, जिससे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था। और प्रशासनिक अधिकारियों ने हस्तांतरित विषय के मंत्रियों के साथ में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया था। अब 2 बात और आगे वो और बता दूं, फिर आगे बताता हूं। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम के बारे में कहा था कि बिना सूरज का सवेरा, कि सुबह तो आई है लेकिन सवेरा नहीं है। हम जो होम रूल मांग रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। लॉलीपॉप दिया है आपने, आपने कहा है कि सुबह आ गई है, लेकिन ये रात जैसा ही है। इसमें
सूरज नहीं। तिलक गर्मपंथी नेता है, वो इसे नाराज है। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी जो उम्मीदें थी उस पर सरकार खरी नहीं उतरी है, हमारी जो उम्मीदें थी उतना सरकार ने हमें नहीं दिया है, सरकार ने कहीं ना कहीं उससे हमें कम दिया। तिलक चूंकि थोड़े गर्मपंथी टाइप के आदमी, उधर नरमपंथी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उनका दिमाग खराब। कितना अच्छा तो दिए, इससे अच्छा और क्या दिया जा सकता है। देखो भले गौरों को बेचारों कहा इन्होंने कि स्वशासन देंगे और दे दिया। थू थू थू, वेरी गुड। और क्या तिलक जैसे लोग, हर बात पे टांग खिंचाई करने वाले लोग, हर बात पे जनता को लेकर सड़कों पर उतरने वाले लोग, और मैं इनके साथ अब नहीं रह सकता। मुझे सोफिस्टिकेटेड लोगों के साथ में रहना है, इस प्रकार के गुंडे मवालियों के साथ नहीं रहना। मैं नई पार्टी बनाऊंगा, मेरी ऑल इंडियन लिबरल फेडरेशन। शब्द पे ध्यान देना आप, लिबरल। मैं मेरे लिबरल लोगों के साथ में रह के अलग पार्टी बना दूंगा। हिंदी और अच्छी, अखिल भारतीय उदारवादी संघ। तो ये अधिनियम कांग्रेस में एक बार फिर विभाजन करवा देता है कि या तो स्वदेशी आंदोलन की वजह से कांग्रेस वाले नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए थे, या इस एक्ट के बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक बार फिर एक डिवाइड कर देते हैं, एक डिवीजन कर देते हैं, और वो एक नई पार्टी बना लेते हैं, अखिल भारतीय उदारवादी संघ। तो ये भी इस अधिनियम की एक कमी रही कि इस अधिनियम की वजह से हम में फूट पड़ गई। आपको कोई कहे कि अधिनियम की कमियां बताइए, तब तो सारी बतानी है। शुरुआत में मैंने जो 4-5 बताई थी वो, फिर द्वैत शासन की 5 कमियां बताई वो, ये लास्ट वाले कोटेशन ये भी सब बतानी है। आपको कोई कहे द्वैत शासन की कमियां बताइए, तो जो बीच में मैंने 5 बताई थी, अभी इसे जस्ट पहले बताई थी, वो बतानी है। अधिनियम की कमियां पूछे तब तो सारी कमियां, उसमें द्वैत शासन भी शामिल कर देना। केवल द्वैत शासन पूछे तो जो बीच में अभी बताई थी वो कमियां बता देना। सिंपल सा एक्ट है, एक्ट के कारण बताने, सिंपल सिंपल से कारण है सीधे। होम रूल आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों ने खुद नहीं कह दिया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से नरमपंथी फेवर में लेना चाहते थे, मोंटे की घोषणा की वजह से। 3 चेंज लंदन में करने हैं, भारत परिषद के खर्चे आज के बाद ब्रिटेन देगा। सदस्यों की संख्या पहले 15, अब न्यूनतम 8, अधिकतम 12। एक नया अधिकारी हाई कमिश्नर, उसका खर्चा भारत देगा, और काम क्या करेगा, वहां से जितना भी माल आता है उसको चेक करेगा। यहाँ सेंटर में 2 सदन होंगे, राज्य परिषद 60 सदस्य, केंद्रीय विधानसभा आपके 145 सदस्य, 3/8 सदस्य भारतीय मंत्री होंगे। सिख और एंग्लो इंडियन को हम वो दे देंगे, सेपरेट इलेक्टोरल दे देंगे। केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची बना दी जाएगी। डायरेक्ट वोटिंग राइट होंगे पर यूनिवर्सल नहीं होंगे, महिलाओं के नहीं होंगे। प्रांतों में द्वैत शासन होगा, प्रांत के विषय 2 भागों में बंटेंगे, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। आरक्षित पे कानून वे बनाएंगे जिन्हें गवर्नर द्वारा मनोनीत किया जाएगा, हस्तांतरित पे कानून वे बनाएंगे जो जनता द्वारा चुने जाएंगे। फिर इसकी हमने कमियां पढ़ ली सीधी सीधी, अगली क्लास में और पढ़ेंगे। थैंक यू।